While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done. जबकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए, इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स चलाए जो कि उन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए। देयर इज़, पर फिर भी अभी बहुत कुछ था जो कि नहीं हुआ था और करने की ज़रूरत थी, अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत थी। While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, जहाँ पे मिड डे मील प्रोग्राम जो है उसने हेल्प किया था बच्चों के एनरोलमेंट और अटेंडेंस को इंक्रीज़ करने में स्कूल्स में, देयर continues to be big differences in our country between schools and the rich attend and that those the poor attend. इससे बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग हुई अटेंडेंस में, एनरोलमेंट में, और जो बच्चे हैं वो प्रॉपरली अपना स्कूल अटेंड कर पा रहे थे। Even today, there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki and are discriminated against and treated unequally. अभी भी गवर्नमेंट के इतने प्रोग्राम्स चलाने के बाद बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं कंट्री के जहाँ पे दलित चिल्ड्रन को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दिखाया गया है इसमें, ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित चिल्ड्रन थे, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वली, और उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता था। दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशंस इन विच देयर डिग्निटी इज़ नॉट रिस्पेक्टेड। उनको अलग से अनइक्वली ट्रीट किया जाता था और उनको रिस्पेक्ट भी नहीं दी जाती थी। दिस इज़ बिकॉज, ये क्यों था? क्योंकि पीपल रिफ्यूज़ टू थिंक ऑफ दैम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट। पीपल जो थे वो चाहते थे इसके लिए भी कोई ना कोई लॉ बनाया जाए, इसको भी रिफ्यूज़ किया जाए और इसको भी ठीक करने के लिए एक लॉ बनाने की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस दैट इज़ दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली। एक सबसे मेन रीज़न ये था कि जो एटीट्यूड है वो भी बहुत ही ज़्यादा चेंज होने लगा था, बहुत स्लोली। इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ, जबकि सारे लोगों को पता था कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारे कानून के ख़िलाफ़ है, अगेंस्ट द लॉ है। They continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status, and because they are women. जबकि उनको जज किया जाने लगा, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाने लगा, उनके कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, डिसेबिलिटी के बेसिस पे, इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे, और क्योंकि वो एक वुमेन थी इसलिए भी वुमेन मैन इन दोनों का, स्त्री पुरुष इन दोनों के बेसिस पे भी जज किया जाने लगा, डिस्क्रिमिनेशन किया जाने लगा। तो अभी तो गवर्नमेंट को बहुत सारे स्टेप्स और उठाने की नीड है ना। सिर्फ 2 स्टेप्स उठाने से या फिर एक मिड डे मील प्रोग्राम चला देने से तो सब कुछ नहीं सॉल्व हो गया। अभी भी बहुत कुछ था जो अनसॉल्व था, जिसके लिए गवर्नमेंट को बहुत से अभी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उठाने की ज़रूरत थी। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगेन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज। सारे लोगों को ज़रूरत है हर पर्सन के साथ सेम बिहेव करने की और उनको इक्वल ट्रीट करने की। स्टैब्लिशिंग इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ अ कंटिन्यूस स्ट्रगल एंड वन इन विच इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू यू एंड यू विल रीड मोर अबाउट इन दिस बुक। आप इस डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी और इक्वालिटी के बारे में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे इस पूरी बुक में। इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़, देखते हैं अदर डेमोक्रेसीज़ में क्या इश्यूज़ थे इक्वालिटी के। यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज़ इनइक्वालिटी एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। आपको ऐसा लग रहा होगा या फिर आप सोच भी रहे हो कि सिर्फ एक इंडिया ही ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, या फिर जहाँ पे इनइक्वालिटी होती है या फिर स्ट्रगल किया जाता है इक्वालिटी के लिए, या और भी ऐसी कंट्रीज है जिसको भी इसके लिए सफ़र करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। द ट्रूथ इज़ दैट, सच ये है, इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड, बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हम जो कि पूरे वर्ल्ड में हैं, द इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज़ टू बी द की इश्यूज़ अराउंड विच कम्युनिटीज़ स्ट्रगल। बहुत सारी कंट्रीज़ जिसको इस प्रॉब्लम का
सामना करना पड़ता है। सिर्फ एक इंडिया ही नहीं है जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर जहाँ पे इनइक्वालिटी होती है, बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जिनको भी सफ़र करना पड़ता है इस चीज़ से। सो फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चलो हम एग्जाम्पल देखते हैं यूएसए का। यूएसए की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द अफ्रीकन अमेरिकन्स, जो अफ्रीकन थे और अमेरिकन्स थे, वूज एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स, जिनके एंसेस्टर्स कौन थे? स्लेव्स थे। वो वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका, वो अफ्रीका से आए गए थे, उनको अफ्रीका से लाया गया था, या फिर कह सकते हैं कॉन्टिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लिव्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल, जो कि आज के टाइम में अनइक्वल है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वॉज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स। 1950s में एक इक्वल राइट्स का लॉ चलाया गया था अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए। प्रायर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वल टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइड इन इक्वालिटी थ्रू लॉ। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, एग्जाम्पल देखिए, जब आप ट्रैवल करते हैं बाय बस, दे आइदर हैड टू sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit। वहाँ पे ये रूल बनाया गया था, अफ्रीकन अमेरिकन लोग गोरे होते हैं, अफ्रीकन लोग काले होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा, जब भी आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो अगर आप बैठे हुए हैं पीछे वाली सीट पे, आगे वाली सीट पे, या कहीं भी, तो और अगर आपके सामने एक गोरा आदमी आके खड़ा हो जाता है और अगर वो चाहता है बैठना, तो आपको उस टाइम खड़ा होना पड़ेगा सीट पे से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गोरे आए हुए हैं, गोरे लोग आए हुए हैं, उनको बैठना है, वो चाहते हैं बैठना, तो आपको वहाँ से उठना पड़ेगा क्योंकि आप काले हैं, क्योंकि आप अफ्रीकन हैं और वो एक अमेरिकन है। तो ये इनइक्वालिटी चलती थी वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। अब देखते हैं हम रोज़ा पार्क्स। रोज़ा पार्क्स 1913 to 2005 वॉज अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। रोज़ा पार्क्स एक वुमेन का नाम है जो 1913 से 2005 तक, जिनका कह सकते हैं लाइफ टाइम बताया हुआ है, वो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क, शी रिफ्यूजेस टू अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आई है आपके पास। एक रोज़ा पार्क्स एक वुमेन है, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है, जिनका बर्थ हुआ था 1913 में और डेथ हुई है 2005 में। ये बहुत ज़्यादा थक गई थी अपने काम से आते आते, पूरा दिन इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना काम किया, जॉब किया या जो भी काम किया, जॉब से ही आ रही होंगी, तो वो बैठी हुई थी बस में सीट पे। एक गोरा आदमी, जो कि ये काली थी रोज़ा पार्क्स, तो इन्होंने, एक गोरा आदमी इनके सामने खड़ा था। ये बात है 1 दिसंबर 1955 की, 1 दिसंबर 1955 की बात है ये बस में बैठी हुई थी अपने सीट पे। एक वाइट मैन इनके सामने खड़ा था, वो चाहता था बैठना, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं उठूँगी अपनी सीट पे से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थक चुकी थी पूरा दिन काम कर करके। तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं उठूँगी अपनी सीट पे से। हर रिफ्यूज़ल दैट दे स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एंड विच came to be known as the civil right movement। तो जिस दिन उन्होंने उस वाइट मैन को मना किया कि मैं नहीं उठूँगी अपनी सीट पे से, उस दिन अमेरिकन और अफ्रीकन को ट्रीट किया जाने लगा एक तरह से, उनके अपमानजनक बात, वाइट मैन जो था उनके लिए ये एक अपमानजनक बात थी। तो इस मूवमेंट को कहा जाने लगा सिविल राइट्स मूवमेंट। The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of the race, religion or national origin। जो सिविल राइट एक्ट है, जो कि 1964 में चलाया गया था, उसको प्रोहिबिट किया गया, डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया। किसके बेसिस पे? रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन के बेसिस पे। इट ऑल्सो स्टेट that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them। अब एक स्कूल चलाया गया, ओपन किया गया अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन के लिए। अब उनको ज़्यादा टाइम तक अटेंड नहीं करना पड़ेगा सेपरेट स्कूल। However, despite this a majority of African American continue to be among the poorest in the country।
एक मेजॉरिटी थी अफ्रीकन अमेरिकन की जो जिसको पुअरेस्ट माना जाता था पूरी कंट्री में। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स। ज़्यादातर जो अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन थे उनको वो अफोर्ड कर पाते थे अफोर्ड कर पाते थे अटेंड करना गवर्नमेंट स्कूल्स को। दैट हैव फीवर फैसिलिटीज़, जिसमें बहुत कम फैसिलिटीज़ होती थी, एंड पुअर क्वालिफाइड टीचर्स, और टीचर्स भी ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते थे, बहुत कम पढ़े लिखे होते थे, एज़ कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट्स who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools। अब देखिए, जो अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन थे, मतलब जो काले बच्चे थे, वो तो जाते थे गवर्नमेंट स्कूल्स में क्योंकि वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते थे प्राइवेट स्कूल्स को अटेंड करना, तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते थे। गवर्नमेंट स्कूल्स में फैसिलिटीज़ एक तो बहुत ज़्यादा कम थी, वहाँ के टीचर्स भी बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं थे, और जो वाइट बच्चे थे, मतलब जो गोरे बच्चे थे, वो जाते थे प्राइवेट स्कूल्स में, और उनके बहुत ही अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स भी थे, फैसिलिटीज़ भी थी, हर एक चीज़ थी। तो देखा जाए तो वो कंपेयर किया जाए दोनों को, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को और प्राइवेट स्कूल के बच्चों को, तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे ज़्यादा फैसिलिटीज़ उठा पा रहे थे क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते थे, और जो अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते थे जहाँ पे बहुत कम फैसिलिटीज़ थी, टीचर भी ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं थे, एज़ कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट्स जो कि प्राइवेट स्कूल में जाते थे। वहाँ पे बहुत ही अच्छे एरियाज़ थे रहने के लिए भी, और बहुत अच्छा फैसिलिटी था। प्राइवेट स्कूल है तो सराउंडिंग्स होंगी, फैसिलिटीज़ होंगी, फर्नीचर होगा, वेल फर्निश्ड होगा, सब कुछ होगा, वहाँ पे टीचर्स भी बहुत अच्छे होंगे, तो वो जाते थे और वहाँ का फ़ायदा फैसिलिटीज़ का उठाते थे। तो ये डिफरेंस था यहाँ पे काले और गोरे लोगों में, बच्चे तक में यहाँ पे डिफरेंस था, देख रहे हैं ना आप। अब यहाँ पे एक बॉक्स आता है, इसमें लिखा हुआ है एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। अब डिस्क्रिमिनेशन तो किया जाता था, जिसको प्रोहिबिट किया गया, किसके बेस पे किया जाता था, रिलीजन का, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ दैम। फर्स्ट क्या था, जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी भी सिटीज़न को किसी भी रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट या प्लेस ऑफ बर्थ पे या किसी और चीज़ के बेसिस पे। सेकंड क्या है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ दैम बी सब्जेक्टेड टू बी any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shops, public restaurants, hotels, places of public entertainment or the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and place of public resorts maintained wholly or partially out of state funds or dedicated to the use of the general public। इसमें यही बताया हुआ है बॉक्स में, जो कि हमने अभी चैप्टर में पढ़ा है, कि सारे लोग जिनके लिए कुएं बनाए गए हैं, टैंक बनाए गए हैं, बाथिंग घाट बनाए गए हैं, नहाने के लिए जो भी घाट वगैरह बनाए गए हैं, रोड बनाए गए हैं, होटल बनाए गए हैं, शॉप्स बनाए गए हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट बनाए गए हैं, प्लेस बनाए गए हैं पब्लिक के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, सिनेमा हॉल्स हैं, स्कूल्स हैं, कोई भी चीज़ है, सब चीज़ हर लोगों को यूज़ करने के लिए अनुमति दी गई है बाय द गवर्नमेंट। हमारे संविधान ने सबको ये अनुमति दी हुई है, सबको ये राइट दिया हुआ है, अपना अपना अधिकार दिया हुआ है, हक दिया हुआ है कि वो हर जगह जा सकते हैं, चाहे वो जो पब्लिक के लिए बनाया गया कुआं है, शॉप है, पब्लिक रेस्टोरेंट है, होटल है, स्कूल है, बाथिंग घाट है, वेल है, टैंक है, हर जगह जा सकते हैं। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है या फिर कोई भी रोक टोक नहीं है कि ये जा सकता है वो नहीं जा सकता, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है, सबके लिए सब चीज़ इक्वल है। अब लास्ट पैराग्राफ है आपका इस चैप्टर का, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का चैलेंज, नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीट डेमोक्रेटिक। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो कि कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक बन चुकी है। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज, इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी और पुश और अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी एग्जिस्टिंग एज वेल एज द न्यू इशूज़। जो चूँकि अभी बहुत पूरी जो कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो कि पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है, तो बहुत सी हमेशा कम्युनिटी जो है वो चाहती रहती है, ट्राई करती रहती है कुछ ना कुछ और एक्सपेंड करने की डेमोक्रेसी में, कुछ नए नए टेक्निक्स लाने की इक्वालिटी के लिए या नए नए प्रोग्राम्स लाने की, कि कोई भी जो नई इश्यूज़ हैं उनको सही करने के लिए। सेंटर टू दिस
is struggle for the recognition of all the persons as equal and for the dignity to be maintained. dignity जो है वो maintain रहे, सबको एक इक्वल right मिले, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, struggle ना करना पड़े किसी को. In this book you will read about how this issue of equality affect various aspects of our daily lives in democratic India. आप इस बुक में देखेंगे कि कैसे इन जो इक्वालिटी है या फिर इक्वालिटी का जो इशू है वो हमारे डेली लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट डालता है एक डेमोक्रेटिक इंडिया में. एज यू रीड दिस चैप्टर, जैसे कि आपने इस चैप्टर को पढ़ा, थिंक अबाउट वेदर द इक्वालिटी ऑफ ऑल द पर्सनस एंड देयर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज़ अपहेल्ड. कैसे इक्वालिटी को और इम्प्रूव किया जा सकता है और डिग्निटी को अपहेल्ड किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है. ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको स्कूल्स में कराए जाएंगे. अगर आप में से किसी को इस क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. आई विल डू द क्वेश्चंस एंड देन सेंड द वीडियो ऑफ ऑल द क्वेश्चन आंसर्स. सो कमेंट फॉर द क्वेश्चंस. ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू.